हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका ऑलराउंडर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ब्लड। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे बोर्ड पे लिखा भी है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और अच्छे से इसके बारे में बताते हैं। ब्लड, देखिए, इसको रक्त भी कहते हैं, रुधिर और खून भी कहा जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं। आप गूगल कर सकते हैं, हर जगह आप ब्लड डालेंगे तो वहाँ पे उसका मतलब खून ही आएगा। आगे देखते हैं। अध्ययन जो है इसका किस में किया जाता है? हेमेटोलॉजी में करा जाता है। अध्ययन इसका किस में किया जाता है? हेमेटोलॉजी में किया जाता है। अगर हम बात करें ये किस अवस्था में पाया जाता है, यानी इसके ऊतक कौन से होते हैं, तो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि ये फ्लो करता है, पूरी बॉडी में ये ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए इसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा, कनेक्टिव मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को क्या करना, कनेक्ट करना। तो पूरी बॉडी को ये आपस में कनेक्ट रखता है। दूसरी बात अगर करते हैं मध्य त्वचा, ये देखिए मेसोडर्म डर्मल टीशू। ये देखिए टीशू जो होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जिससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है, जो टीशू। तो ये कितने, अगर हम सबसे अंदर वाले की बात करें तो उसको एंडोडर्म बोलते हैं। अगर हम उसके बाहर वाले की बात करें, सबसे बाहर वाले को, तो एक्टोडर्म बोलेंगे। और अगर हम बात करें बीच वाले को तो क्या बोलेंगे? मेसोडर्म। इसी को बोल रहा है मध्य त्वचा, यानी मेसोडर्म टिश्यू। क्या बोला जा रहा है? मेसोडर्म टिश्यू। तो इसी से मिलकर कौन बनता है? आपका ब्लड बनता है। अगर हम बात करें एंडोडर्म्स पे, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे आप स्किन वगैरह है वो इसी बन जाती हैं। एक्टोडर्म्स की बात करें तो ये आपका लीवर है और पेनक्रियाज है, और ये सारी चीज़ें किससे बन जाती हैं? आपकी एक्टोडर्म से बन जाती हैं। जबकि मेसोडर्म्स की बात करें तो इसी की बात कर रहे हैं, इसमें इससे क्या बनता है? ब्लड का निर्माण होता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें रक्त का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड देखें, तो उसका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। शरीर शरीर की बॉडी में जो बोन मैरो होता है वहाँ पे होता है। ये एक स्पंजी नुमा संरचना होती है। इस संरचना का मतलब होता है, जैसे आपने स्पंज देखा होगा ना, सेम स्पंज जैसे ही होता है। और ये हड्डियों के अंदर की पार्ट्स होता है और वहीं पे निर्माण होता है, वहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि नवजात शिशु या अभी जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में है बच्चा, तो उसका जो रक्त निर्माण होता है वो प्लीहा या यकृत में होता है, यानी स्प्लीन या लीवर में होता है। स्प्लीन या लीवर। तो स्प्लीन में भी हो जाता है, लीवर में भी हो जाता है। और स्प्लीन के बारे में आप जानते होंगे, प्लीहा आरबीसी का मृत घर बोला जाता है, जहाँ जहाँ पे क्या होता है, मृत आरबीसी जमा होती है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसलिए वो बार बार क्या होता है, 120 दिन बाद डेथ होती रहती है, तो वो जा करके किस में जमा होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में जमा होता है। रक्त की मात्रा की बात करें तो हमारी बॉडी में रक्त की मात्रा लगभग अपने वजन का 7 से 7.5% होता है। तो व्यक्ति का जितना वजन है ना, उसी का 7 से 7.5% उसके ब्लड, उसके शरीर में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। तो आपकी बॉडी का जितना वेट होगा, उसी वेट के 7 से 7.5% को हम बोलते हैं, वो ब्लड की मात्रा होती है। हम मेल की बात करें तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जबकि फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर होता है। फीमेल में ब्लड कम दिया जाता है क्योंकि ये चूज भी लेते हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखना, इसलिए इनको कम ब्लड दिया जाता है, धीरे धीरे अपना बैलेंस बना लेते हैं, 4 से 5 कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 से 5 ही है, 5 से 6 करना है, तो ये अपना एडजस्ट कर लेते हैं। रक्त का रंग अगर बात करें तो कलर ऑफ ब्लड होता है। कलर ऑफ ब्लड नाम से ही लग रहा हो कि कलर तो रेड होता है, हमने तो रेड ही देखा है। तो रेड होता है, लेकिन उसका कोई कंडीशन है, कारण है, वो सारी कारण तो आप समझिए पहले, तभी आप उसको बोलेंगे रेड। क्योंकि रेड होना, देखो, रेड होने का मतलब है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का मिला होना। हीमोग्लोबिन क्या है? ये बात भी आपको नहीं पता होगी। तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम समझें तो हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड में रेड, यानी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की वजह से ही उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, यानी रेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन अगर हम देखें, अगर इसकी कमी हो जाए या ना बने ये, तो इसकी कमी आयरन से होती है, यानी आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। और हीमोग्लोबिन नहीं बना अगर बॉडी में, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एनीमिया नाम का बीमारी होता है। कमजोरी, थकान, और जल्दी जल्दी बेहोश हो जाते हैं। ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस सारी कमियों को हम बोलते हैं एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है, रक्त का जो कलर है, इसको कलर को कैसे पहचाना जाए, तो इसको समझिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो उसमें आपने एक सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र।
श्वसन तंत्र का मेन जो कार्य है वो यही है कि कलर को कैसे मतलब इसको डिफाइन किया जाए। मेन तो होता है उसका बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मेन कार्य आपको ये पढ़ना है कि उसकी कलर को कैसे डिफाइन, रेड रेड कैसे बोला जा रहा है, उसको रेड कैसे बोला जा रहा है। तो देखिए जो आपकी वो होती है यानी लंग्स होता है, लंग्स के अंदर का जो पार्ट होता है ये आपके दो, अगर साइड से हम लंग्स देखें तो ये दोनों साइड से लंग्स जो होते हैं इसमें यहाँ पे अंदर छोटी 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 यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अगर पूरी बात करें तो पूरा तो बहुत बड़ा होता है, अगर पूरा बात आप करेंगे तो इसमें ट्रैकिया होती है, लैरिंग्स होती है, फेरिंग्स होती है, उसके बाद ये पूरा सिस्टम होता है। इसके बाद यहाँ पे ये आपका पार्ट होता है जिसके अंदर अलवेली होती है। तो मुख्य आपका अलवेली का काम है जो यहाँ पे मुख्य रूप से है। ये जो होती है वायु कोपिका बोलते हैं इसको हिंदी में, ये अलवेली। इसी अलवेली के अंदर क्या होता है, ये सभी जो हवा हम लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं, तो हर प्रकार की गैस कहाँ आती है, इसी अलवेली में आती है। यहाँ पे आने के बाद ये क्या होती है, यहाँ से ट्रेवल करके इसमें अलवेली में आके जमा होती है। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है, जिसके अंदर आरबीसी यानी ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन यानी एचबी होता है। तो ये एचबी क्या करता है, यहाँ से इसका यही काम ही है कि यहाँ से पिक करके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पे ट्रेवल कराना, पूरी बॉडी में फैलाना। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को पिक करता है। तो जब जब ऑक्सीजन को पिक नहीं किया है ना, तब तो उसका कलर कैसा होगा, डार्क ब्लू होगा। तो यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन नहीं है, उस प्रेजेंट को बोलते हैं डार्क ब्लू या ब्लैक। यानी कलर जो होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लू होता है। रेड ब्लड का रेड नहीं होता है। जो रेड कब हो जाता है, जब हम इसी में ऑक्सीजन यानी यहाँ से ऑक्सीजन को पिक किया, अब ये ऑक्सीजन इसमें आके मिल गया ना, तो अब ये बन गया HbO2। क्या बन गया, HbO2। इस समय पर इसमें क्या हो गया आपका, क्या कहते हैं, HbO2 जैसे बना, इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। और इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड भी बोलते हैं, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको बोल देते हैं क्या, डी हीमोग्लोबिन, यानी कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। और हीमोग्लोबिन का अगर उपस्थिति भी है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड है। कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या होगा, वो ब्लड रेड नहीं होगा, वो ब्लड होगा डार्क ब्लैक या ब्लू। ठीक है, अगर हम बात करें मानव शरीर में जो लोहा होता है यानी आयरन होता है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो लोहा जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अगर दोनों प्रकार में देखें तो एक होता है जिसको बोलते हैं फेरस, और एक होता है जिसको फेरिक बोलते हैं। ये Fe+2 का होता है, Fe+3 होता है। तो ये जो बॉडी में पाया जाने वाला कौन सा आपके अंदर लोहा यानी आयरन है, वो आपका Fe2 है यानी कि फेरस। फेरस मानव शरीर में पाया जाता है। अब बात करें कि हमारी बॉडी में जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, वो उनसे जो मिल करके निर्माण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन सभी का जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, तो आपको पता होगा हर एक चीज़ में कंपोनेंट्स आपके तीन तो कॉमन ही है, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कॉमन है, सभी में पाया जाएगा। लेकिन प्रोटीन में एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, वो आगे की बहुत ज़्यादा डिटेल की बात होती है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि ये सभी कंपोनेंट्स से ही मिलकर के ये सारा चीज़ बनता है, जिसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह बोलते हैं। ये बॉडी में इंपॉर्टेंट है। अगर हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम शरीर में अगर हम मात्रा देखें किसकी कितनी होती है, यानी CHO है तो, लेकिन कितनी मात्रा में कौन क्या है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन 65% होता है शरीर में, जबकि कार्बन की बात करें तो 18.5% होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितना होता है, 9.5%। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो 3.2%, और कैल्शियम की बात करें तो 1.5% होता है। ये इतना होता है। ठीक, अभी आप इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके आगे बताते हैं। देखिए आगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है ब्लड में अगर देखें तो मेल में लगभग 14 से 16 ग्राम होती है एचबी पर 100 ml में। अगर हम बात करें फीमेल की तो 10 से 12 ग्राम होती है एचबी पर 100 ml में। ब्लड का जो मुख्य ऑर्गन यानी मुख्य अंग की बात करें तो वो हमारा क्या है, वो हमारा हीमोग्लोबिन है। ब्लड जो है रुधिर, ये लिक्विड फॉर्म में, लगभग इसके ज़्यादातर फॉर्म आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा। लेकिन हम बात करें अगर लिक्विड फॉर्म में क्या पूरा पूरा पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता। इसका जो
फॉर्म होता है वो 3 फॉर्म होता है इसका। प्लाज्मा फॉर्म में भी होता है, मतलब कुछ पार्ट जिसको लिक्विड फॉर्म भी बोल सकते हैं, और सॉलिड फॉर्म होता है जो 45% होता है, जबकि प्लाज्मा का जो फॉर्म होता है वो कितना परसेंट होता है, 35% होता है। चलिए इसके आगे हम बात करें, जो सॉलिड होता है ना वो सेल्स या कार्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। सेल्स मतलब होता है कोशिका, कार्पल्स मतलब होता है कणिकाएं। क्योंकि आरबीसी इसमें होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं, सेल कार्पल्स यानी सॉलिड फॉर्म में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जबकि अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो 55% होता है, वो अलग है। ब्लड की सबसे ज़्यादा मुख्य है कि ये ब्लड का जो पार्ट्स है, यानी रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं क्यों बोला जा रहा है। देखिए रक्त कोशिका, कोशिका नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके अंदर कोशिकांग यानी उसके ऑर्गन्स होने चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो कोशिका के अंदर ना, कोशिका ये रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जो है, ये कोशिका नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स नहीं है, कोशिकांग नहीं है। जब कोशिकांग है ही नहीं तो उस कोशिका नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, कार्पल्स यानी कणिकाएं। तो उसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ऐसे डब्ल्यूबीसी वाइट यानी सफेद रक्त कणिकाएं, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी कोशिका नहीं बोला जाता। अगर हम बात करें आगे इसको कैसे पता लगाते हैं, तो सबने सीबीसी कराया होगा। सीबीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। कंप्लीट ब्लड काउंट्स ज़्यादातर लोग कराते हैं, आप लोग भी कराए होंगे। काउंट्स ये पूरा ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंट करी जाती है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है, ये सारी काउंटिंग होती है। डेंगू वेंगू जो बीमारी होती है ना उसमें ज़्यादातर ये काम किया जाता है, तो उसमें आपको ये काउंटिंग होती है। तो इसको सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट्स आपने कराया होगा। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा जो है अब इसी इसी पार्ट्स में आएंगे। जो इसी रुधिर के बारे में बात करें तो इसमें लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म दो फॉर्म मिला। तो लिक्विड फॉर्म का जो प्लाज्मा फॉर्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो प्लाज्मा फॉर्म होता है वो रुधिर का तरल भाग है, यानी कि लिक्विड फॉर्म है, मैंने पहले ही बताया लिक्विड फॉर्म है। दूसरा इसका रंग लगभग हल्का पीला होता है, इसका कारण होता है बिलुबिन। बिलुबिन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा लीवर में। बिलुबिन इसके कारण, इसका बीमारी से भी बहुत बड़ा संबंध है इसका। और हेपेटाइटिस आपने नाम सुना होगा उसके लिए, तो वो बाद में बिलुबिन पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप ये समझिए कि वर्णक के कौन सा होता है, बिलुबिन, जिसके कारण से प्लाज्मा का कलर जो होता है हल्का पीला कलर होता है। संगठन की बात करें तो इसके अंदर जल जो पाया जाता है 90 से 92% पाया जाता है आपको। ये जो ब्लड है इसके अंदर जल होता है, तो ब्लड में ज़्यादातर पार्ट जल ही है, मुख्य मतलब लगभग पार्ट आपका जल ही है, 90 से 92%। उसके बाद अगर बात करें प्रोटीन का तो 8 से 9% पाया जाता है। आयन या ग्लूकोज की बात करें लगभग 1 से 2% पाया जाता है। यानी सभी कंपोजिशन आपको याद रखने हैं। इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन है, वाटर है, प्रोटीन है, आयन है और ग्लूकोज है, ये सब की सब चीज़ें पाई जाएंगी। सब की मात्रा भी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी मात्रा कितनी होती है। तो रंग हल्का पीला वर्णक होता है, तो पता ही। बात करें जल की मात्रा कितनी होती है, लगभग 91-92% होती है। प्रोटीन की बात करें तो 8 से 9% होती है। आयन ग्लूकोज की बात करें तो 1 से 2% होती है। और मुख्य रूप से आपका प्रोटीन ही होता है, जिसको 8 से 9% आपको याद रखना है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है। बाकी मुख्य प्रोटीन की बात करें तो आपके 3 मुख्य प्रोटीन है, पाए तो कई जाते हैं लेकिन मुख्य 3 है। तो 3 आपको याद करना है। तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होती है, और एक होती है ग्लोबुलिन, एक होता है एल्ब्यूमिन। तो ये तीनों नाम याद रखिए, तीनों बार बार पेपर में आए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका जो पूरी बात करें तो इसका अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो आपको एवी लीवेनहॉक हैं इसके। बेंजामिन लीवेनहॉक आपने नाम सुना होगा इनका, एक जगह और कहाँ पे, कोशिका की खोज करने वाले। लेकिन कोशिका की खोज करने वाले में एक नाम और आता है, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है ना मृत कोशिका की खोज की, इसका मृत कोशिका का। जो जीवित कोशिका है ना उसके बारे में किसने बताया आपको, उसके बारे में बताया है बेंजामिन लीवेनहॉक ने, यानी एबी लीवेनहॉक ने। किसके बारे में बताया, जीवित कोशिका के बारे में। इसीलिए इनको जीवाणु की खोज यानी जीवाणु की खोजकर्ता भी कहा जाता है। साथ में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सबसे सूक्ष्म चीज़ों की खोज कर दी है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की माइक्रोस्कोप, यानी अपना खुद का इनके पास माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने पूरी बात यही बता दी कि कैसे होता है, माइक्रोबायोलॉजी के भी जनक बने। ठीक है, और साथ में जीवित कोशिका के बारे में उन्होंने बताया, जिसके अंदर सभी कोशिकांग हलचल कर रहे थे, सभी कोशिकांग काम कर रहे थे। तो उन्होंने सबके बारे में बताया, जिसका पता होगा
माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, और राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और आपका अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे आपने सेंट्रोसोम सुना होगा, सेंट्रोसोम होता है इसके अंदर। और उस अंदर एक न्यूक्लियस होता ही है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो कोशिका